हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, इस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ देश विदेश की बड़ी ख़बरें हैं उसके पीछे क्या कुछ हो रहा है वो हम बताने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए कुछ ज़्यादा जानने वाले लोगों से आपको रूबरू कराते हैं ताकि इश्यूज़ को आप गहराई से समझ सकें। अभी पूरे देश में जो CAA NRC के ख़िलाफ़ जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पूरे मुल्क में कई दर्जन शाहीन बाग बन चुके हैं, उसका पॉलिटिकल मुल्क के हालात पर भी असर नज़र आने लगा है। दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने शाहीन बाग को इशू बनाने की कोशिश की, ऐसा लगा कि शायद शाहीन बाग ही बीजेपी को ले बैठा और उसको नुकसान हुआ। जिस तरह से वो इसको इस्तेमाल करना चाह रहे थे उस तरह से वो इस्तेमाल नहीं कर सके। इसके अलावा भी पूरे मुल्क में इस बात पर चर्चा है कि आखिर इस प्रोटेस्ट का आखिर क्या होगा और इसका असर पूरे मुल्क की सियासत पर क्या होगा। मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार सैयद खुर्रम रज़ा साहब हैं, जो कौमी आवाज़ के डिजिटल एडिटर हैं और नेशनल हेराल्ड जो अखबार है उसके पॉलिटिकल एडिटर हैं। वेलकम है खुर्रम रज़ा साहब मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये इतने लंबे अरसे से आप पत्रकारिता में हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, अलग अलग सिचुएशंस में काम किया है, अलग अलग पार्टियों की हुकूमतें देखी हैं। ये शाहीन बाग जिस तरह से इरप्ट हुआ और उसके बाद जो कुछ मुल्क के हालात बनते नज़र आ रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? इसका सियासी असर क्या होने वाला है मुल्क पर? इसका एक पहलू तो ये है कि शाहीन बाग अपने आप में एक तारीख़ी हैसियत इख्तियार कर चुका है। साथ में जो आलमी उसको शोहरत मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी है, सब लोगों को पता लग गया है। और जो इसका मकसद था वो तकरीबन पूरा हो गया है कि शहरियत तरमीमी क़ानून यानी CAA जो था उसके ख़िलाफ़ जो लोगों में, हिंदुस्तान के ख़ास तौर से अक़लियतों में और दलितों में वो एक बेचैनी थी, उस बेचैनी को आवाम के सामने, दुनिया की आवाम के सामने रखने में ये एहतजाज कामयाब रहा है। और उसी की वजह से जैसे आपने कहा कि दर्जनों नहीं बल्कि इससे ज़्यादा कई शाहीन बाग कई हिस्सों में दिल्ली हिंदुस्तान के बन गए हैं, चाहे वो पटना का सब्ज़ी बाग हो, चाहे हैदराबाद का हो, चाहे बम्बई का आज़ाद मैदान हो, सब जगह शाहीन बाग की नकल हो रही है। और यही वजह है, कल जब ये संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन प्रोटेस्टर्स से मिलने के लिए शाहीन बाग गए तो वहाँ पे एक बच्ची ने कहा इस बात के लिए कि शाहीन बाग बेसिकली एक सिंबल बन चुका है और शाहीन बाग अगर ख़त्म हो गया तो इसकी वजह से जो इतने सारे एहतजाज हैं वो एक साजिश है कि उन एहतजाज को भी ख़त्म करना है। जी, तो इसका पॉलिटिकल असर क्या होगा, मैं उसको समझना चाहता हूँ, क्योंकि लोग इस तरह से देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शायद अगर ये हुकूमत का, मरकज़ी हुकूमत का चौथा साल होता तो बहुत ही ज़्यादा डिसाइसिव मुल्क में हालात उसके साथ साथ बदल सकते थे। क्या इसका ओवरऑल मुल्क की सियासत पर, क्या सियासी पार्टियों को मजबूर करने में कामयाब हुआ है कि वो इस तरह के फ़ैसले ना ले सकें? अभी हालांकि बीजेपी की लीडरशिप और जो प्राइम मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर हैं, अभी तक भी वो जैसा कि आम हालात में उम्मीद की जाती है हुकूमतों से अपना रवैया बदलने की, उस तरह का रवैया बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कहीं कहीं कुछ नरमी है, लेकिन कानून को वापस लेने तक की बात अभी तक नहीं आई है सामने। और इधर जो ये प्रोटेस्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। तो इसमें ओवरऑल जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा मुल्क में? देखिए, पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो हुकूमत है वो NDA की हुकूमत नहीं है, ना बीजेपी की हुकूमत है, वो मोदी और शाह की हुकूमत है। चाहे वो 2014 से 5 साल 19 तक उन्होंने हुकूमत करी है या 19 से आगे के लिए वो उनको हुकूमत करनी है। तो ये मोदी हुकूमत है और मोदी हुकूमत फ़ैसले किसी अपने NDA पार्टनर्स, किसी प्रेशर या अपने ओपोजिशन के प्रेशर्स को लेके नहीं चलता। यहाँ तक भी कहा जा रहा है अब कि RSS के प्रेशर्स भी नहीं ले रहे, जो इनका अपना एक एजेंडा है उस एजेंडे को पूरा लागू कर रहे हैं। और एजेंडा बुनियादी तौर पर यही है कि जो चीज़ें हम चाहते हैं, जिस तरह हम करना चाहते हैं, मुल्क को हम जिस राह पे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए चाहे हमें जो भी कुछ करना पड़े, चाहे हमें लिंचिंग के ख़िलाफ़ खामोश रहना पड़े, चाहे हमें CAA को लागू करना पड़े, चाहे हमें NRC का जिक्र करना पड़े, जो चीज़ भी हम जिक्र करेंगे उसका फ़ायदा जो है, जो हमारा एक स्टेटेड एजेंडा है, वो उसको पूरा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि NRC
सीए या एनपीआर के ख़िलाफ़ जो हिंदुस्तान में या दुनिया भर में एहतजाज हो रहे हैं, या जैसे आपने कहा कि पूरे मुल्क में कई जगह शाहीन बाग बन गए हैं, तो क्या इसका हासिल क्या है? कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये वही अपोजिशन के लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ मोदी रहे हैं और ये मोदी के ख़िलाफ़ रहे हैं। वही लिबरल्स हिंदू हैं और वही अक़लियतें हैं, वही दलित हैं, और ये स्टेटेड कॉम्बिनेशन है कि ये आपको ख़िलाफ़ रहना ही है इनको। तो इसलिए मोदी हुकूमत पे भी कोई असर नहीं पड़ रहा। आप मुखालफत करते रहिए क्योंकि आप तो पैसे ही हमारे मुखालिफ हैं। उधर इनको भी उनसे ज़्यादा कोई उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो कोर्ट के थ्रू हुई हैं, चाहे ख़ुद की हों, चाहे पार्लियामेंट के ज़रिए की हों, उन सारे फ़ैसलों से बुनियादी तौर पे सिर्फ ये है कि मोदी और शाह के दिमाग में जो एजेंडा है उस एजेंडे को लागू करने के लिए ही काम किए गए हैं। लेकिन इस सब का क्या, अभी तक तो ऐसा लगता है कि मुल्क में इकोनॉमी स्लो डाउन पहले से ही है, बेरोज़गारी एक बहुत बड़े सतह पर है, उसके अलावा ये जो इनकी नाकामियां हैं, ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद उनको छुपाने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर ये मोदी और शाह की हुकूमत है और वो अपनी ज़िद पर एक तरह से आगे बढ़ते जाना चाहते हैं, वो किसी भी अपोजिशन का ख्याल नहीं करते, तो ये क्या मुल्क के लिए बेहतर है? क्या मुल्क के इंटरेस्ट में है? क्या है, मतलब क्या ये वाकई मुल्क के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं? ये फिर सवाल आता है। नहीं, उनका अपना एक स्टेटेड एजेंडा है, उसको लागू करना चाहते हैं, और मुल्क का उस एजेंडे को लागू करने में ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। आज जब हमें अपनी इकोनॉमी पे बात करनी चाहिए थी, उसके रास्ते निकालने चाहिए थे, कल ख़ुद जो हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रहे, जो माहिर इक़्तिसादियात भी हैं, इकनॉमिस्ट हैं, वर्ल्ड फेमस, मनमोहन सिंह, उन्होंने इस बात को कहा है कि बात तो जब हो कि जब हल जब निकले, जब आदमी अपनी गलती मान ले और ये कहे कि हाँ ये गलत हो रहा है, जी। तो वो तो गलत मान ही नहीं रहे, किसी चीज़ को गलत हो रहा है। इकोनॉमी नो डाउट इस वक्त शैम्बल्स में है और बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है इकोनॉमी का, और आगे इसके असरात बहुत ज़्यादा पड़ने वाले हैं। मगर एक नशा जो धर्म का दिया जा रहा है, उस नशे में ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही है अवाम, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे GST के ख़िलाफ़ गलत निफाज हो GST का, जिस चीज़ से भी आवाम को परेशानी हुई है, आवाम वो सारी परेशानियां सिर्फ धर्म के नाम पे बर्दाश्त कर रही है, और जिसका नुकसान मुल्क को हो रहा है, जो आज नहीं पता लगेगा मगर बाद में पता लगेगा। मैं यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि आजकल वो नज़में और वो गज़लें बहुत मशहूर हो रही हैं जो पाकिस्तान में पढ़ी जाती थी, चाहे वो फैज़ की हम देखेंगे, चाहे हबीब जालिब की हो। क्यों मशहूर हो रही हैं? क्योंकि आज हम उसी रास्ते पे चल गए हैं और वही पोजीशन पे हम आ गए हैं जहां आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान था, जब इन शायरों को ये नज़में, ये गज़लें लिखनी पड़ी। और आज हमारी आवाम जो है उन नज़मों और उन गज़लों को पसंद कर रही है, क्योंकि हमारे हालात भी तकरीबन वैसे ही हो गए हैं और हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो अच्छा रास्ता नहीं नज़र आता। जी, तो अब इसमें एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट का जो मकसद था वो पूरा हो चुका, शायद इसका मानी ये समझा जाए कि इसको जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको थोड़ा सा आप बताइए कि क्या ये जारी रहना चाहिए, प्लस इसके अलावा आप ये बताएं कि ये पूरा मुल्क के अवाम जो है अगर प्रोटेस्ट जारी ना रखे तो क्या करे, प्रोटेस्ट जारी रखे तो कहाँ तक जाए, और जो मुल्क के हालात हैं इसमें पब्लिक कैसे बिहेव करे, कैसे आगे बढ़े, क्योंकि हर इंसान सुकून से रहना चाहता है। हर इंसान, किसी को भी आप रोक करके कहिए आप बताइएगा आप हिंदुस्तानी हैं या नहीं, आप कागज़ दिखाइए, और जो भी कागज़ वो दिखाए वो आप यकीन ना कीजिए, चूँकि आपकी इंटेंशन पर ही लोगों को शक है। तो ऐसी सूरत में मुल्क के अवाम, मुल्क आगे कैसे बढ़े, क्या करे, कहाँ जाए? कहीं ऐसा नहीं लगता पुलिस की तरफ से भी कोई ऐसा कंप्लेनेंट को सपोर्ट नहीं मिलती, अदालतों की तरफ से भी कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी तवक्को नहीं की जाती। तो ऐसे हालात में प्रोटेस्ट के अलावा रास्ता क्या है, कहाँ जाए? ज़ाहिर है डेमोक्रेसी में, किसी भी जमहूरियत में सबसे अच्छा रास्ता प्रोटेस्ट का ही होता है, और प्रोटेस्ट के ही बेसिकली गवर्नमेंट को रिएक्ट करना चाहिए और उसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मगर यहाँ बिल्कुल, क्योंकि अपना एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत उसको लागू किया जा रहा है, इसलिए उसमें उनकी जो भी अपना हो, A प्लान हो, B प्लान हो, C प्लान हो, उन सारे प्लान के तहत ये है कि किसी भी तरह जो है इस पे हमने मानना नहीं है, और हमने इसको जो है
किसी भी शक्ल में प्रोटेस्टर्स को थकाना है, और वो अगर थक के खुद बैठ जाएं तो बैठ जाएं, बाकी हमने उनके साथ बात नहीं करनी है। ये गवर्नमेंट का बिल्कुल एक तयशुदा प्रोग्राम के हिसाब से नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म ने भी वाराणसी में तकरीर करते हुए इस बात को वाज़े कर दिया कि सीए तो लागू रहेगा, सीए का कोई वो नहीं है, जबकि डिमांड ही सिर्फ प्रोटेस्टर्स की है कि आप सीए को विड्रॉ कर लो, या अगर आप विड्रॉ नहीं कर सकते तो उसमें जिन माइनॉरिटीज़ को आपने इंक्लूड करा है उसमें मुस्लिम्स को भी इंक्लूड कर लो, इतना है, या उन मुल्कों को भी इंक्लूड कर लो जो पहले से सिटीजनशिप देने के कवानीन थे, उनको ही आप सिर्फ लागू करते रहो। मगर क्योंकि अचानक ये सब चीज़ें आई और अचानक ये प्रोटेस्ट शुरू हुए और नए आइडियाज़ के साथ प्रोटेस्ट शुरू हुए और पहली बार ख़वातीन बाहर आईं, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नई हुई और पहली बार हुई। इनको फेस नहीं मिला, इनको कोई क़यादत नहीं मिली। तो ये है कि ये इस एजेंडे को किस सिमत में ले जाना है, इस प्रोटेस्ट को कहाँ तक ले जाना है, कितनी हद तक ले जाना है, वो सब चीज़ें इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि इस एजिटेशन का ना तो कोई फेस है। मैं उसी पर आने वाला था कि इसमें ये एक तरह से लीडरलेस मूवमेंट है, और आम तौर पर अब से पहले जो हमने तजर्बे किए हैं, देखा है, हुकूमतें उन लीडर्स को बहुत आसानी से कन्विंस कर लेती हैं, या तो ज़ाती धमकी या लालच या किसी भी ज़रिए से। यहाँ ये मुश्किल है कि यहाँ पब्लिक कोई अगर हो सकता है एक ग्रुप कहे कि चलिए अमित शाह के यहाँ मिलने चलिए, दूसरा फ़ौरन कहता है कि नहीं हमें नहीं जाना। तो ऐसी सूरत में जब कोई लीडर नहीं है तो सरकार भी कैसे इस मसले को, इस प्रोटेस्ट को कैसे ख़त्म करा सकती है? ये एक अजीब सूरत हाल है। लीडर्स ना होने की वजह से एक फ़ायदा एक नुकसान ऐसा लगता है। फ़ायदा तो ये है कि कोई बेच कर नहीं खाएगा, जैसे आमतौर पर अब से पहले बहुत से लीडर्स एक्सपोज हो रहे हैं। वो जो वाकई लीडर्स बनते थे, जो रोज़ाना एक आरएसएस का अखबार रोज़ाना फ्रंट पेज जिनको छापता था, वो सारे गायब हैं। तो अब वो बेचने वाले सौदागर तो नहीं रहे, लेकिन अब कैसे मसला हल हो बग़ैर लीडर्स के? क्या सरकार के पास ऑप्शंस क्या है? देखिए, जहाँ तक सरकार का है ताल्लुक़, तो उसके बारे में मैं कह दूँगा सरकार तो बात करना नहीं चाहती। चाहे आप इसको लीडरलेस कहें, चाहे आप इसको किसी की क़यादत में कहें, चाहे इसको मुनज़्ज़म कहें या गैर मुनज़्ज़म कहें, वो किसी से बात नहीं करना चाहते। उनका बिल्कुल एक सेट एजेंडा है उसके तहत। मगर कल मैं वहाँ था तो कल वहाँ एक साहब ने बड़ा अच्छा एक जुमला कहा कि दिस प्रोटेस्ट इज़ फेसलेस, दो इट इज़ फेसलेस बट इट इज़ नॉट ब्रेनलेस। तो उसमें जो बच्चे निकल के आ रहे हैं, वो बच्चे जो बोल रहे हैं, वो उनके इतनी डेप्थ है, उनकी गहराई है। इवन संजय हेगड़े कहने लगे, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद यू। इतना मैं आपसे प्रभावित हुआ हूँ कि मुझे वो लाइन याद आ रही है जिसको मैं कोट करना चाहता हूँ कि लिबर्टी लाइज इन द हार्ट ऑफ द पीपल। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसको समेटना बहुत मुश्किल लग रहा है, कोई रास्ता नहीं निकल रहा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद जिन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया था उनके लिए भी रास्ता ऐसा लगता है कि बंद गली है, और सरकार के लिए भी बंद गली लगता है। वो पता नहीं चल रहा है कि कैसे मसला हल हो, कहाँ जाएं, सिवाय इसके कि या तो वो वापस ले लें तो ये सब चले जाएंगे, और अगर हुकूमत इस लाइन पर है कि हमें वापस लेना ही नहीं है, बात ही नहीं करना, तो फिर कैसे? फिर सरकार की तरफ से तो कोई एजेंडा है ही नहीं। सरकार का तो क्लियर एजेंडा है कि आपको जो करना है आप करते रहो, जैसे पिछले 6-7 साल में रेगुलर लोग करते रहे हैं, और उसका सरकार ने किसी चीज़ का कोई संज्ञान या कोई नोटिस नहीं लिया। तो सरकार की तरफ से तो कोई वो है ही नहीं, बंद गली या खुली गली, वो तो उनका एक स्टेटेड एजेंडा है। इन पब्लिक के लिए जो सड़कों पे आए थे, जो सर्दियों में और उसमें पंडालों में आए, बूढ़ी औरतें आई, वो सारी इनके लिए एक प्रॉब्लम हो रही है कि अब एक तो मौसम बदलेगा, दूसरा ये है कि कहाँ तक, कब तक, कैसे करेंगे। कोई गवर्नमेंट बात करने के लिए तैयार नहीं, तो ये क्या रास्ता निकालेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता निकालने की कोशिश करी है, उसमें जो अपने उन्होंने मुज़ाकरातकार या इंटरलोक्यूटर्स को नुमाइंदा बनाया है और भेजा है, संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन को, वो भी लोगों से बात कर रहे हैं और वही बात सुन रहे हैं और वही समझ रहे हैं जो पहले सुन चुके हैं और समझ चुके हैं। कोई नई बात तो हो नहीं रही वहाँ पे, कुछ नई चीज़ नहीं है। अब उनके पास भी लिमिटेड वो चीज़ें हैं कि क्या कह सकते हैं वो या तो ये कह सकते हैं कि भाई आप 3 जगह का रास्ता जो पुलिस ने बंद किया वो खोल दिए, ताकि यहाँ की पब्लिक को इनकन्वीनियंस अगर हो रही है, जिसके खिलाफ पिटीशन गई है, वो वापस हो जाए। या फिर ये है कि आप 2-3 महीने के लिए उसको इसको रोक देते हैं हम, और गवर्नमेंट इसको रिकन्सिडर करे, रिव्यू करे, और उसके बाद गवर्नमेंट अपना डिसीजन दे कि इसमें कुछ चेंजेस कर सकती है, नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, तो प्रोटेस्ट आप वापस ले आ जाइए प्रोटेस्टर्स उस जगह पर, या अभी फ़िलहाल हट जाइए। या वो ये कहते हैं कि प्रोटेस्टर्स इस बात को कहते हैं कि अभी जो है, जो भी चीज़ है
हम कोर्ट का तो पूरी इज्जत करते हैं, मगर हमें मोदी हुकूमत का यकीन नहीं है। इसलिए हमें कोई चीज़ आप बताइए कैसे। बहुत ही समझदारी के साथ ये एक बात कही जा रही है, क्योंकि दोनों बातें कह करके और अपने मतलब पर नज़र रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब प्रॉब्लम प्रोटेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी है इन हालात में जहां हुकूमत बात ना कर रही हो, क्योंकि अभी 2014 से पहले आपको याद होगा रामलीला मैदान पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का वो एहतजाज हुआ था, जिसमें रामदेव और ये सब थे। तो इनको मिलने के लिए, इनसे बात करने के लिए प्रणब मुखर्जी की क़यादत में बाकायदा मिनिस्टर्स गए थे, एयरपोर्ट पे बात करने के लिए गए थे, इवन वहाँ पे रामलीला मैदान में बात करने गए थे। सरकारें ऐसी होती हैं, आपकी कितने खिलाफ कर रहे हैं, आपके करप्शन के एलिगेशन लग रहे हैं, सब कुछ है, मगर बात तो करिए। बिल्कुल। हमेशा बात करने के दरवाजे। यहाँ सरकार ने एक एजेंडा तैयार किया हुआ है कि हमें बात नहीं करनी, जो हमने कह दिया है वही लागू रहेगा और वही बार बार किया जा रहा है। और बाकी बीच बीच में वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसे दे देते हैं जैसे लगता है कि कुछ चेंजेस आए, जबकि चेंजेस कुछ नहीं आ रहे। अगर किसी लेवल पे पहले होता था इन चीज़ों पे आमतौर पे इंटरनेशनल प्रेशर्स होते थे, तो इंटरनेशनल प्रेशर्स के आगे सरकारें झुक जाती थी। आज वो दुनिया में इंटरनेशनल प्रेशर्स ख़त्म हो गए हैं। इकोनॉमी सबसे बड़ी ताकत बन गई है और इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी मार्केट है। उसकी वजह से चाहे कितने से कितनी बड़ी ताकत हो, वो मानने के लिए तैयार है कि हुकूमत के मामले में, इंडिया के हुकूमत के मामले में हम मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर मुदाखलत करेंगे कल को हमारे साथ ही बिज़नेस ना ख़त्म कर दें। आपने देखा मलेशिया के मामले में ये साफ़ हुआ, बिज़नेस के डील्स कैंसिल हुए। महातीर ने इस बात को कहा भी कि भाई हम तो छोटे लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। जी। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अगर हुकूमत को बुनियादी तौर पे मेरा अपना मानना ये है कि हुकूमत को हसास होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। ज़िद में नहीं हुकूमतें होती, हुकूमतें हमेशा बातचीत के ज़रिए से होती हैं। और हुकूमत है किसकी? बेसिकली अवाम ने आपको मुंतखब किया, अवाम के लिए है। तो आप अवाम के बारे में सोचिए, चाहे वो आपका दुश्मन है, आपको वोट नहीं दिया, कुछ नहीं किया, मगर अगर वो सर्दी में और बारिश में बाहर बैठा हुआ है तो उसकी आपको फ़िक्र होनी चाहिए। यही गांधी का ख्याल है और यही हिंदुस्तान का ख्याल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद खुर्रम रज़ा साहब, आपने बहुत ही डिटेल से और बहुत ही बारीकी से समझाया। और जो इंटरनेशनल प्रेशर्स मजबूर एक तरह से नज़र आ रहे हैं वो भी सामने हमारे है, और सरकार जिस तरह से ज़िद पर नज़र आ रही है कि वो बात नहीं करेगी, तो ये एक अजीब एक मसला, बहुत बड़ा मसला बन गया है कि वो किस तरह से हल हो। अभी देखेंगे आने वाले वक्त में किस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जाती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या हुक्म देता है। अभी मैं समझता हूँ कि इंतज़ार करने की ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।